नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे साथ। आज हम जो चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और जिस टॉपिक पर आपसे बात करेंगे, उसके 3 मुख्य पर्पज़ हैं। पहला तो ये कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि डायरेक्ट स्टॉक एक्सपोज़र या डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टिंग की तुलना में जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग है या ब्रॉडर मार्केट इन्वेस्टिंग है, उसके क्या फ़ायदे या नुकसान हैं। दूसरी चीज़, कभी-कभी जो इन्वेस्टर होते हैं उनके कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसेस होते हैं और उसके हिसाब से कैसे वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ऑप्शन उनके लिए बेहतर रहेगा। और तीसरी चीज़ जो हम आज बात करेंगे वो ये है कि जो उपलब्ध ऑप्शन हैं, अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उनमें क्या फ़ायदे या नुकसान हम पाते हैं और किन फ़ायदे और नुकसान के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं ताकि हम अपने लिए फैसला कर पाएँ कि हमारे लिए कौन-सा विकल्प बेहतर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ किसी भी मार्केट में या किसी भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट में होती है कि एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जनरली अपने लिए एक ऐसा कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं, एक ऐसी धनराशि बिल्ड करना चाहते हैं जो कि हमारे लिए किसी भी भविष्य के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं, उनके लिए उपयोगी हो। और ये करने के कई तरीके हैं, लेकिन मोटा-मोटी ज़्यादातर हम ये समझते हैं कि भई हम किसी भी तरह से जिस तरह से मार्केट में रिटर्न्स मिल रहे हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडेक्स हैं अपने निफ्टी है या सेंसेक्स है, कम से कम उतना रिटर्न तो हमें मिले। तो एक बार फिर क्या तरीके हैं इस चीज़ के? जैसे समझिए आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत पॉपुलर जो कुछ इंडेक्स है वो है एक निफ्टी 50 है या फिर बैंक निफ्टी है। निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 सिंपल भाषा में देश की टॉप 50 कंपनीज़ इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लिक्विड कंपनीज़ मतलब कि जो बहुत ट्रेड होती हैं, सबसे बड़ी कंपनी जिनका कि मार्केट कैप ज़्यादा है, तो ऐसे 50 कंपनीज़ का एक संग्रह जो है वो है निफ्टी 50। सिमिलरली जो बैंक का इंडेक्स है उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो है उनके स्टॉक्स होते हैं। अब ये खरीदने का क्या तरीका है? तो एक तो आप डायरेक्ट स्टॉक खरीद सकते हैं। समझिए कि जैसे निफ्टी 50 में आपके स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक है या इन्फोसिस है या रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये आप खरीद सकते हैं। या फिर आप निफ्टी बैंक इंडेक्स है तो उसमें जो स्टॉक्स होते हैं, समझिए कि आईसीआईसी बैंक है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो खरीद सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं वो कई बार इन इंडेक्स को ट्रैक करती हैं। तो ट्रैक करती हैं का मतलब ये है कि उनका एक बेंचमार्क जो होता है वो ये इंडेक्स पर बेस्ड होता है कि भाई हम अपने स्कीम में आपको कम से कम इतना रिटर्न देने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस बेंचमार्क को बीट कर पाए। मतलब बीट करने का मतलब इससे बेटर कर पाए। तो अगर बेंचमार्क 12% दे रहा है तो हम 13 या 14 कम से कम दें, 15 दे रहा है तो 16 या 17 दें। तो वो एक कोशिश म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में जो इन इंडेक्स के बेस्ड स्कीम रहती हैं वो रहती है। तीसरा तरीका, आप ईटीएफ्स खरीद सकते हैं। ईटीएफ्स क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब सिंपल भाषा में ये एक तरीका है एक्सपोजर लेने का निफ्टी के लिए या बैंक निफ्टी के लिए, जहाँ पे कि किसी भी तरह की कोई अपना डिस्क्रिप्शन आप यूज़ नहीं करते हैं। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं निफ्टी के या निफ्टी के जो 50 स्टॉक जिस वेटेज में हैं, उतना उतना आप इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसको पैसिव इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। पैसिव इन्वेस्टिंग मतलब फंड मैनेजर या जो इन्वेस्टर है वो खुद कुछ डिस्क्रिशनरी कॉल नहीं ले रहा है, खुद ये नहीं कह रहा है कि भाई इसमें कम इसमें ज़्यादा। जैसा इंडेक्स का कंपोनेंट है और कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे निफ्टी 50 हुआ तो 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए, 50 उसमें कंपनीज हुई, 50 स्टॉक्स हुए, तो उतने ही वेटेज में वो इन्वेस्ट कर देंगे। या फिर बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी में उसी रेशो में इन्वेस्ट कर देंगे, ना कि कंपोनेंट्स है। तो जैसा कि आपको पता है कि निफ्टी 50 में ज़रूरी नहीं है कि 50 स्टॉक्स जो हो सबका वेटेज बराबर हो, 2-2% सबका वेटेज नहीं होता। कई बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, 10% से ज़्यादा वेट है उनका, या रिलायंस इंडस्ट्रीज है 10% करीबन उनका भी वेट है। तो इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनका वेट ज़्यादा रहता है। मतलब ये है कि अगर आप निफ्टी 50 में अगर 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 रुपये उस
पर्टिकुलर स्टॉक में जा रहे हैं। तो ETF क्या करते हैं, सिर्फ उसको ट्रैक करते हैं कि मतलब जिस तरह से जिस रेशो में वो 50 स्टॉक जुड़े हुए हैं आपस में निफ्टी फिफ्टी में, उसी तरह से वो इन्वेस्ट है। और सिमिलर जो है वो बैंक निफ्टी में भी किया जा सकता है। एक और तरीका है जो कि इंडेक्स फंड होते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स के, और वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के इंडेक्स फंड होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़े से डिफरेंसेस हैं दोनों में, इंडेक्स फंड में और ETFs में, जो कि हम इस वीडियो में आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटा मोटी ये बात कही जा सकती है कि ये दोनों ETFs और इंडेक्स फंड कोशिश ये करते हैं कि जो इंडेक्स जिस पे ये बेस्ड हैं उसको मिरर करने की कोशिश करते हैं, उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है मामूली, लेकिन आइडिया यही है कि आप ETF के थ्रू या इंडेक्स फंड के थ्रू उस इंडेक्स को ट्रैक कर पाएंगे। आगे चलते हैं। तो अब डायरेक्ट स्टॉक या इंडेक्स में से क्या बेहतर है, तो ये एक बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है कि एक्टिव इन्वेस्टिंग वर्सेस पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग माने कि एज अ फंड मैनेजर या एज एन इन्वेस्टर मैं खुद अपने स्टॉक कॉल्स ले रहा हूँ, खुद डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक खरीदूं, कौन सा बेचूं, किस मात्रा में खरीदूं। और पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होती है कि भाई मैं तो सिर्फ किसी इंडेक्स को ट्रैक करूंगा, भाई मुझे ये मतलब नहीं है कि मैं कौन सा खुद खरीदूं या खुद बेचूं। जैसा इंडेक्स का रेशियो है स्टॉक्स का, जैसे अभी हमने जस्ट डिस्कस किया निफ्टी 50, उसी अनुपात में उसी मात्रा में मैं खरीद लूंगा। तो ये जो चीज़ है वो कही जाती है पैसिव इन्वेस्टिंग। और पहली वाली इसमें क्या, खुद डिसाइड करते हैं कि क्या खरीदेंगे बेचेंगे, किस मात्रा में खरीदेंगे बेचेंगे, वो कही जाती है एक्टिव इन्वेस्टिंग। तो डायरेक्ट स्टॉक्स या इंडेक्स में क्या बेहतर है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं, बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल है, और कुछ एक चीज़ है जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, वो ये है कि भाई एक्टिव इंडेक्स फंड, एक्टिव फंड मैनेजमेंट जो होते हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल है। लेकिन मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि 75 से 80% एक्टिव फंड मैनेजर वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर है याद रखने के लिए कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एज एन एक्टिव फंड मैनेजर आप इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं कंसिस्टेंटली, 1 या 2 साल की बात नहीं हो रही, लंबे ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, अगर आप कंटिन्यूसली ऐसा कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस लगभग 75 से 80% एक्टिव फंड मैनेजर से बेहतर है। ये नंबर 75 है या 80 है वो बात की बात है, लेकिन मोटा मोटी अधिकांश तौर पर, मोटे तौर पर मेजॉरिटी जो एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट क्यों है कि अगर जब वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे और आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें कि कोई एक्टिव फंड मैनेजर है, तो उससे बेहतर है शायद आप विचार करें इस मुद्दे पर कि क्यों ना हम ETFs या इंडेक्स फंड के बारे में सोचें जो कि पैसिव इन्वेस्टिंग है। और भी फायदे हैं जो कि हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटी ऐसा क्यों होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक्टिव मैनेजर्स क्यों अंडर परफॉर्म करते हैं। तो अब ये जो चीज़ है, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टडी हुआ था जो कि हम इसके बारे में बात करेंगे। 2012 में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का एक न्यूज़पेपर है जिसने कि एक कंपटीशन रन किया कि जो स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं या मैच्योर इन्वेस्टर हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर मतलब जो कि इस काम को करते हैं, जिनके 8 घंटा का यही काम है कि इन्वेस्टमेंट करें या उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में किराए बनाएं और रिसर्च करके वो कॉल लें। तो उन्होंने एक मजे की बात थी कि उन्होंने कुछ अमेच्योर इन्वेस्टर लिए, कुछ प्रोफेशनल इन्वेस्टर लिए और साथ में एक बिल्ली को भी लिया। अब जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर है और जो बिल्ली है और जो अमेच्योर इन्वेस्टर हैं, मतलब जो कि नौसिखी हैं, उन तीनों को एक बराबर अमाउंट दिया, 5,000 पाउंड। और जो स्टूडेंट थे, जो अमेच्योर इन्वेस्टर थे, वो 1 साल के बाद तो आपने देखा कि वो 4,840 पाउंड्स पे थे, 5,000 के, मतलब वो डाउन थे, मतलब कि जिस राशि से उन्होंने शुरू किया, जिस अमाउंट से शुरू किया, उतना भी उनके पास नहीं था। तो एक्चुअली दे मेक लॉसेस, वो लॉसेस में थे। इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल, उनका पूरे टाइम यही काम है, वो फुल टाइम फंड मैनेजर हैं, तो उनका परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर था और बेटर होना भी चाहिए। तो उनका जो रिकॉर्ड था वो ये था कि 5,000 पाउंड को 5,176, लगभग 3-3.5% रिटर्न उन्हें मिला। अब कंपेयर करते हैं कि बिल्ली ने क्या किया। तो बिल्ली तो अब स्टॉक कॉल तो ले नहीं सकती, तो हम एक ग्रिड बना दी और बोले कि भाई आप
उसमें जो एक माउस है, जो कि एक रैट है जिसको पकड़ रही है वो, और वो उस तरीके से डिसाइड किया कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करेगी। मतलब एक अब कोई जानवर है, जानवर तो स्टॉक वाला आपको बता नहीं सकता कि HDFC बैंक खरीदी है, इन्फोसिस खरीदी है, तो आप कैसे समझेंगे कि जानवर क्या कहना चाहता है? तो आप कुछ क्लूज ऑफर करेंगे उन्हें, और वो जो चूज़ करेंगे और वो आनेंगे। जैसे समझिए कि एक बहुत क्रूड उदाहरण, मोटा उदाहरण, लाल रंग स्टैंड्स फॉर X एंड ब्लू कलर स्टैंड्स फॉर Y, या ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर Z। तो ये XYZ तीनों स्टॉक है, तीनों कंपनियां हैं, तो जो भी वो कलर चूज कर लेगा तो आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो मोटा मोटी बिल्ली का जो परफॉर्मेंस था वो इन दोनों सेक्टर, जो कि अमेच्योर और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स है, उनसे बेहतर था। तो बिल्ली ने लगभग 10% से ज़्यादा रिटर्न दिया, 10 से 11% के बीच में, 5,542 पाउंड। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हम बात कर रहे थे कि 75 to 80% एक्टिव फंड मैनेजर्स जो कि खुद इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सोच के, विचार के, रिसर्च करके, इंडेक्स को बीट करना उनके लिए भी मुश्किल बात है। और रैंडम चांस इवेंट, जैसा कि बिल्ली के केस में आपने देखा, वो लोग भी कभी कभी बेहतर कर सकते हैं। अब ऐसा जो अक्सर आपने देखा हो कि ऐसा होता क्यों है, इसका कारण ये है कि भाई हम अगर कभी कभी ये सोचते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है पूरा, वो हमारा एक हमारी राय होती है किसी भी स्टॉक के बारे में, और वो राय जो है वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो हम भले ही रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मार्केट जो है वो एक डायनामिक प्लेस है, राइट? तो डायनामिक प्लेस का मतलब कि आपकी राय है, किसी और इन्वेस्टर्स की भी राय है, लेकिन जरूरी नहीं है, पहले से नहीं पता होता कौन सही है कौन गलत है। तो जैसा आपने देखा, बिल्ली का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। अब ये आपको जो स्क्रीन पर भी दिख रहा है, निफ्टी 50 का ट्रैक रिकॉर्ड है। लगभग 25 साल, मतलब 1 जनवरी 1999 से निफ्टी का रिटर्न लगभग 23 से 24 गुना है। 23 से 24 गुना मतलब अगर आपने 100 रुपये से शुरुआत की तो आप लगभग 2300-2400 रुपये 25 साल में, काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड कहा जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप देखें कि आज आपके पास जो बैंक की FD में ऑप्शंस हैं, समझिए 9 साल में पैसा डबल हो रहा है, तो 9 साल में पैसा डबल होगा, 18 साल में 4 गुना हो जाएगा, और 27 साल में 8 गुना हो जाएगा। ऑफकोर्स पहले रेट कुछ अलग रहे होंगे, या पहले रेट ज़्यादा भी थे, लेकिन मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि 27 साल में आप 8 से 10 गुना रिटर्न बना लेते हैं। यहाँ पर आपको उसके दुगने से भी ज़्यादा, मतलब निफ्टी 50 24 टाइम्स बढ़ा है पिछले 24-25 साल में। अब पिछले 5 साल में क्या हुआ ये देखते हैं। पिछले 5 साल में जो है वो परफॉर्मेंस है निफ्टी का, वो लगभग दुगना हो गया। 5 साल में पैसे का डबल होना इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड परफॉर्मेंस। तो मतलब ये है कि आप जो आज मार्केट में विकल्प है आपके पास, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, 5 साल में अगर पैसा डबल हो रहा है निफ्टी में, तो एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड इसे कहा जाएगा। उसके बाद ये है निफ्टी बैंक, जो कि हमने देखा कि भाई पिछले लगभग 18-19 सालों में बैंक्स का जो परफॉर्मेंस है वो लगभग 7 या 8 गुना है, विच इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसे कहेंगे। और 5 साल में अब क्या हुआ कि पिछला साल बैंक्स के लिए अच्छा नहीं रहा। इस मुद्दे पर फिर कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन पिछला साल बैंक्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है स्टॉक्स के लिए। तो इनका 72% के आसपास रिटर्न है पिछले 5 सालों में। 72% भी खराब रिटर्न नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो 72% रिटर्न है उसका मतलब होता है कि आप साल में लगभग 11-12% आपको मिल रहा है। एक्सेप्टेबल रिटर्न है। ऑफकोर्स निफ्टी जितना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठीक रिटर्न है। अब हमने बात की थी इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड क्या होते हैं? तो इंडेक्स फंड क्या होते हैं कि जो सभी का गाइडलाइन है कि अगर आपने निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के ऊपर कोई इंडेक्स फंड लॉन्च किया हुआ है, तो आपको अपना 95% पैसा उसमें लगाना पड़ेगा एज अ फंड मैनेजर। ये एक रिक्वायरमेंट है। और ये किन लोगों के लिए अच्छे हैं? पहली बात तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आप रिस्क जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। समझ लिया आपने एक ही स्टॉक खरीद लिया, आप बैंक पे बहुत पॉजिटिव है, तो आपने सिर्फ एक ही बैंक खरीद लिया, तो हो सकता है कि वो बैंक में कुछ इंडिविजुअल इशू आ जाए, तो शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना करे। तो आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन का मौका देता है। और भी कई फायदे हैं क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी, आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा विकल्प है। आपको कुछ विशेष रिसर्च करने की या कुछ जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई ये इंडेक्स मुझे अच्छा लगता है। समझिए कि इंडियन इकोनॉमी पर आप पॉजिटिव हैं, इंडिया पर आप पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे कि भाई ठीक है, मैं अपना पैसा निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहता
अब ये जो है कि किन लोगों के लिए ये अच्छे हैं, रिस्क अवर्स लोग। रिस्क अवर्स मतलब कि जिनको लगता है कि भाई हम अपने खुद के स्टॉक रिसर्च पर, खुद के स्टॉक कॉल्स पर उतने कॉन्फिडेंट नहीं, तो हम एक इंडेक्स को फॉलो कर सकते हैं। जो कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बारे में बाद में बात करेंगे दोबारा एक बार, लेकिन एक्सपेंस रेशो मतलब कितना पैसा आपसे लिया जा रहा है उस फंड को मैनेज करने के लिए, वो सब भी एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। लेकिन मोटा मोटी ये कह सकते हैं इंडेक्स फंड जो है वो एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले बताया, और ये एक लो रिस्क तरीका है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करने का, उसको उसको उस तरह से इन्वेस्ट करने का कि जितना एटलीस्ट वो इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है उतना आपका फंड परफॉर्म करे। फिर कुछ एक एग्जांपल्स हैं कि AUM होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब कि जितना पैसा उस फंड के पास में है, कितना कॉर्पस वो मैनेज कर रहे हैं। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं ETFs के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, थोड़ा इसके ऊपर आपको अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। ETF क्या है? एक सिंपल स्टॉक के जैसा इनका ट्रेडिंग होता है। आप अगर जैसे मार्केट में आज अगर आप चाहें तो ट्रेडिंग आवर्स में किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। उसी तरह से आप ETFs को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब सबसे कम एक्सपेंस रेशियो ETFs में होता है, मतलब ये कि जो आपसे पैसा लिया जा रहा है उसका बहुत कम हिस्सा 0.1% या 0.15% की रेंज में, मतलब 100 रुपये में से 15 पैसे या 10 पैसे के आसपास फंड मैनेज के लिए दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिव फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है। जो हमने, आपको याद होगा हमने पहले बात की थी एक्टिव वर्सेस पैसिव। अब एक्टिव फंड मैनेजर है, उसकी कॉस्ट है, एक्टिव फंड मैनेजर की कॉस्ट है, मतलब एक्सपेंस रेशियो, उसका जो खर्चा है वो आपको ही देना पड़ेगा। पैसिव फंड मैनेजर मतलब पैसिव फंड मैनेजर में एक्चुअली फंड मैनेजर के लिए कुछ करने को नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक कर, जैसे इंडेक्स बदलता है वैसे आपका वेटेज बदल देंगे, वैसे अपना इन्वेस्टमेंट बदल देंगे। तो एक्सपेंस रेशियो हमेशा पैसिव फंड्स में कम। अब बात करते हैं कि कुछ एक सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने इंडेक्स फंड के केस में देखा, तो ETFs के लिए भी वो चीज़ एप्लीकेबल है। जो कॉस्ट के बारे में कॉन्शियस है, बिकॉज कई बार क्या होता है, ये बहुत एक सोच होती है हमारी कि भाई हमको पता है कि कौन सा इन्वेस्टर या कौन सा फंड मैनेजर अच्छा करेगा या नहीं करेगा, ये जानकारी बहुत पहले से नहीं है। तो हम सोचते हैं भाई जो कम कॉस्ट ले रहा है, एटलीस्ट वो जो कॉस्ट जा रही है, अपने इन्वेस्ट कीजिए, समझिए कि 100 रुपये में से आपका अगर 10 या 15 पैसे जा रहा है, तो 99 रुपये 90 पैसे आपके स्टॉक्स खरीदने में दिए जा रहे हैं। कोई एक्सपेंस रेशियो अगर 1% है, मतलब 100 में से 99 रुपये ही स्टॉक में खरीदे जा रहे हैं, तो 90 पैसे का जो एडवांटेज है, मतलब 0.9% का जो एडवांटेज है मोटा मोटी, वो आपके लिए फ़ायदा कर रहा है क्योंकि आपका कॉस्ट कम है। अब कुछ एक ETFs जो पॉपुलर हैं, कई तरह के ETFs होते हैं, इंडेक्स के होते हैं, उसके बाद गोल्ड के होते हैं, सेक्टर के भी होते हैं। सेक्टर मतलब कि भाई FMCG कंपनीज या IT कंपनीज, इस तरह के कई और भी तरीके हो सकते हैं। बॉन्ड्स में भी होते हैं, बॉन्ड मतलब फिक्स इनकम, जैसे कि FDs होते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स होते हैं, करेंसी के भी ETF होते हैं और ग्लोबल भी होते हैं। तो ETFs की कई वेराइटीज़ हैं जो आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रही हैं। टॉप ETFs बाय मार्केट कैप, मतलब कि किस ETF की वैल्यू आज सबसे ज़्यादा है, वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये है कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन हम कैसे डिसाइड करें कि ETFs बेहतर है या इंडेक्स फंड बेहतर है। तो कुछ एक ये 3-4 जो की डिफरेंसेस हैं, जो की अंतर हैं, जो मुख्य अंतर है, वो हमने यहाँ पर हाईलाइट किए। ETFs बहुत सिंपल है खरीदने के लिए, जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं वैसे आप ETFs खरीद लीजिए। इंडेक्स फंड कैसे खरीदेंगे, जैसे कि आप अपनी कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम खरीदते हैं वैसे आप खरीद सकते हैं। एक्सपेंस रेशो, दोबारा ये बार बार बात आती है एक्सपेंस रेशो की। एक्सपेंस रेशो के मामले में जनरली ETFs हैव एन एडवांटेज, मतलब ETFs में एक्सपेंस रेशो कम होता है, मतलब जो फंड मैनेज करने के लिए जो आप पैसा दे रहे हैं वो कम होता है। फिर बात करते हैं ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर मतलब कितनी क्षमता के साथ या कितनी बारीकी के साथ वो ETF या इंडेक्स फंड उस पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक कर पा रहा है। मतलब कि अगर निफ्टी 12% ऊपर है तो वो नंबर 11.9% है या 12.1% है, वो बहुत अच्छा कहा जाएगा क्योंकि वो ट्रैकिंग एरर बहुत कम। अगर वो 11.5 से 12.5 का रेंज हो तो ट्रैकिंग एरर मतलब ज़्यादा है। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन ट्रैकिंग एरर का मतलब ये है कि अगर 12% निफ्टी आपको दे रहा है तो वो आप किस डिफरेंस को देख रहे हैं उस फंड में, 11.5 या 12.5 के बीच की रेंज,
या फिर 11.9 से 12.1 की रेंज। अब वैल्यूएशन जो फंड्स की है वो भी है कि कंटिन्यूसली होती रहती है, तो आपको जब भी चाहे खरीदें, जब भी चाहे बेचें, मार्केट आवर्स में आप कर सकते हैं। ETFs के और क्या एडवांटेज है? ETFs का एडवांटेज है लो कॉस्ट, एक्सपेंस रेशो कम है, और लो कॉस्ट होने की वजह से आप इसमें जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको खर्चा कम देना पड़ रहा है। ब्रॉडर मार्केट को सबसे बढ़िया तरीका है इनको ट्रैक करने का। आपका समय और एफर्ट कम लगता है, और ये इनमें रिस्क भी कम है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग से, क्योंकि जैसा हमने बात की थी, जब भी डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात होती है तो हमारे पास, हम कितना भी रिसर्च करें, हम कितना भी उनके बारे में पढ़ें, और वो बहुत ज़रूरी है, हम अपने व्यूअर्स को इनकरेज करेंगे कि वैसा करें, लेकिन फिर भी स्टॉक कॉल्स कभी भी गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। और जैसा हमने वो नंबर 75 to 80% एक्टिव फंड मैनेजर्स मार्केट को बीट नहीं कर पाते, इंडेक्स को परफॉर्म बेटर नहीं कर पाते उससे। तो मतलब ये है कि आप एक कम रिस्क लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली ETFs क्यों जरूरी हैं? बहुत कन्वीनियंट है, जैसे आपने स्टॉक खरीदा वैसे आप ETF खरीद सकते हैं। आप निफ्टी का ETF, बैंक का ETF या किसी और सेक्टर की ETFs, इंडेक्स को आप ट्रैक कर रहे हैं, आपको कुछ विशेष एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। लो कॉस्ट, बार बार ये बात आ रही है लो कॉस्ट की, क्योंकि एक रिटर्न होता है वो हमेशा बाद में आता है, 1 साल के बाद या कंटिन्यूसली 1 दिन के बाद या 1 महीने के बाद। जो कॉस्ट होती है वो तुरंत इनकम होती है। तो आप जब भी कभी जाते हैं तो किसी भी जगह पर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बहुत ज़रूरी है आपके कॉस्ट को भी कंसिडर करें। कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको 11% रिटर्न दे रहा है और कॉस्ट 2% चार्ज कर रहा है, और कोई आपको 10% रिटर्न दे रहा है और 0.1% कॉस्ट चार्ज कर रहा है, इट्स ऑब्वियस राइट कि 11 माइनस 2, 9% का रिटर्न आपको इफेक्टिवली मिला, जबकि यहाँ पर आपको 9.9 मिला, 10 माइनस 0.1, तो 9.9 इफेक्टिव रिटर्न इज बेटर फॉर यू, और वो बेटर है आपके लिए एज कम्पेयर टू 11। फिर भी ये कम है 1%, लेकिन फिर भी ये रिटर्न इफेक्टिवली आपको ज़्यादा है, क्योंकि कॉस्ट आपकी कम है, फ्लेक्सिबल है, आप जब भी एक्सपोजर चाहे, जब भी बेचना चाहे बेच सकते हैं। तो ये जो ETFs हैं, ये एक बहुत अच्छा तरीका है रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि वो सेक्टर के एक्सपोजर को, मार्केट के एक्सपोजर को बहुत अच्छे से ले सकते हैं, एफिशिएंट तरीके से ले सकते हैं, कम कॉस्ट में ले सकते हैं। और ये जो कम कॉस्ट वाला एडवांटेज है, ये ओवर द लॉन्ग रन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं और हर साल अगर आप 1% का कॉस्ट दे रहे हैं, तो आपने साल में इसको कंपाउंड करते जाएंगे तो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर बन जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ये कॉस्ट वाला पार्ट हम कंसिडर करें, जो कि ETF में एक एडवांटेज है, लो कॉस्ट ऑप्शन है ETF। इसके अलावा एक आसान तरीका है इंडेक्स को ट्रैक करने का, और ये जो रिस्क कम है इन पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 3-4 जो इनके मुख्य एडवांटेज हैं ETFs के, वो बहुत रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन्हें बहुत सूटेबल बनाते हैं, उनके लिए एक ऑप्टिमल बनाते हैं कि वो अपने स्टॉक मार्केट एक्सपोजर को इस तरह से देखें कि वो कहाँ पर उन्हें पैसा ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है और कहाँ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। एक बार फिर आपको याद दिलाएंगे कि जब भी आप कभी स्टॉक स्पीकिंग स्किल्स देखते हैं तो दोनों कंपेयर कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, तो भी आप कम से कम आधा पैसा अपना इंडेक्स में लगाएं और आधा पैसा खुद लगाएं, और देखें एक 4 या 5 साल के हॉराइजन पे कि भाई ये चीज़ आपके लिए किस तरीके से काम की है। और आप असेस करना बहुत जरूरी है। हम सबको लगता है कि हम बहुत अच्छे एक्सेप्शनल इन्वेस्टर हैं और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग टू हैव कि कॉन्फिडेंस है आपको, लेकिन फिर भी आप एक 4 या 5 साल का हॉराइजन रखें और देखें कि आधा पैसा अगर इंडेक्स में लगा हुआ है और आधा पैसा आपने एक्टिव इन्वेस्टिंग करके खुद स्टॉक में डायरेक्टली एक्सपोजर लिया था, तो किस में आपको बेटर रिटर्न मिला, कहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और याद दिलाएंगे कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन एंड अवेयरनेस का तरीका है, ताकि आप हमारे साथ इस इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टमेंट को और बारीकी से और गहराई से सीख पाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।